हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पार्ट 3 में पढ़ने वाले धातु और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। अभी तक हमने धातु और अधातुओं की अभिक्रिया क्षारकों के साथ, अम्लों के साथ और कई प्रकार के यौगिक आपस में देखे थे कैसे अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन आज हमने पढ़ना धातु और अधातु किस प्रकार से एक दूसरे से अभिक्रिया करती हैं। तो कहता है ये हमने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी पिछले कुछ लेक्चर्स में। धातुएं इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है। कहता है 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से अरेंज होते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किस प्रकार से भरा जाता है, यह हमने पढ़ा था 9वीं कक्षा में। देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे सोडियम का था, आपने पढ़ा था 11 नंबर पर, ठीक है, सोडियम 11वें नंबर पर, 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरीके से आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से भरे जाते हैं ये भी सब 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हो। हमने जाना कि संयोजकता कोष पूर्ण भरे होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की जो रासायनिक अभिक्रिया है बहुत कम होती है। यानी जिन तत्वों की जो आखिरी कोष पूरे भरे होते हैं उनकी जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम रिएक्शन होती है किसी दूसरे तत्व के साथ। क्यों? क्योंकि वे उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलना और नया इलेक्ट्रॉन जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वे बहुत ही कम रिएक्शन करती है एक दूसरे के साथ। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दें। यहाँ सारणी दे रखी है, देखो आगे देख सकते हो तुम सारणी 3.3 देखना एक बार। उत्कृष्ट गैसें दे रखी है, धातुएं दे रखी है, पेज नंबर 52 पे देखो, और अधातुएं दे रखी है। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। तो हीलियम को देखो परमाणु संख्या 2 है, नियोन परमाणु संख्या 10 है, आर्गन परमाणु संख्या 18 है। तो कोष पूरे भरे हुए हैं। पहला कोष उत्कृष्ट गैस हीलियम का पहला कोष देखो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरे दो के 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यानी पहला कोष भरा हुआ है हीलियम का। नियोन का दूसरा कोष पूरा भरा हुआ है, पहला और दूसरा दोनों, एक में 2 है, एक में 8 है। आर्गन में दूसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों भरे हुए कंप्लीट। अब आगे आई धातुओं में। सोडियम में देखो, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो देखो 2 8 1, सोडियम में 2 8 1 मैंने भर के दिखाया, 2 8 1। ऐसे ही 2 8 2, फिर 2 8 3। ऐसे पोटेशियम में देखें 2 8 8 1, कैल्शियम में 2 8 8 2, ठीक है। तो इस तरीके से भरे गए हैं। धातुओं में देखो नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, फास्फोरस में 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17। तो नाइट्रोजन में देखें 2 5, यानी 7 है तो 1 में 2 1 में 5। ऑक्सीजन में 2 6, फ्लोरीन में 2 7, फास्फोरस में 2 8 5, सल्फर में 2 8 6, क्लोरीन में 2 8 7। पिछले पेज पे वापस आए। हमने देखा सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के सबसे बाहरी वाले में केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यदि हम अपने तीसरे कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे
तब एल कोष के जो एल कोष है, तब एल कोष इसका सबसे बाहरी कोष बन जाएगा। यानी कि देखो हमने इससे कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये दूसरा कोष यानी एल कोष के एल एम एन इस तरीके से चलता है, तो दूसरा कोष सबसे भारी कोष हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन निकलते ये एक कोष गायब हो जाएगा, तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हो जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो कोष है ये पूरा का पूरा भर जाएगा। जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है, इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। तो इसमें इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन रह जाएंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो प्रोटॉन तो 11 रह जाएंगे, लेकिन एक इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तथा यह सोडियम धनायन प्रदान करता। फिर ये क्या बन जाएगा, Na से क्या बन जाएगा, सोडियम धनायन। यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमने मान करके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इसमें जितने इसमें होने चाहिए उससे एक कम है फिलहाल मौजूद। ठीक है, इसमें 11 होने चाहिए लेकिन है इसमें 10। हमने इसमें एक एक्स्ट्रा मान करके उसको हटा दिया, तो क्या मिलेगा हमसे, हमें मिलेगा सोडियम का पॉजिटिव, यानी इसको बोलते हैं हम सोडियम धनायन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोडियम धनायन मिलेगा। दूसरी तरफ देखें, अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या था, 7 है टोटल, तो कितने बनते, 2 और क्लोरीन की बजाय क्लोरीन का है हमारे पास टोटल 17, 7 तो हमारे पास नाइट्रोजन की है, क्लोरीन का 17, 2 8 7 ये आया जी। ठीक है, 2 8 और 7। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे आखिरी में कितने 7 हैं, एक की कमी लग रही है क्योंकि 8 पूरे होने चाहिए। सबसे बाहर वाले में 8 पूरे करने के लिए कितने की कमी है, इसमें एक की, एक वहां से एक्स्ट्रा मौजूद है, एक यहाँ पे एक की कमी है, तो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। वो ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसकी पूर्ति हो जाएगी, उसकी पूर्ति हो जाएगी, दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के सबसे बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। अभिक्रिया करे तो क्या होएगा, सोडियम द्वारा सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसको कौन ग्रहण कर लेगा, क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है। जो क्लोरीन है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये वाला क्लोरीन आयन बोलेंगे इसको। ठीक है, वो सोडियम का आयन था, ये क्लोरीन का आयन है। इस पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसने एक दूसरे से लिया है। ठीक है, उस पर पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि इसने एक त्याग किया है। ठीक है, वो पॉजिटिव है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके के एल एवं एम कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है, क्लोराइड ऋणायन। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन के और सोडियम के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित होगा, और वो देख लें आप। भाई सोडियम में एक एक्स्ट्रा मानना हमने, एक एक्स्ट्रा है माना, क्या एक हमने ये एक एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन में एक की कमी है। क्लोरीन के ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ एक और होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा ये इसको यहाँ भेज देगा, तो ये क्या रिएक्शन बना करके आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास Na+। अगर हम चेक करें तो सही शब्दों में लिखे तो ये बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, ये सोडियम आयन था, ये क्लोराइड ऋणायन था, ये सोडियम धनायन था। सोडियम धनायन क्लोराइड ऋणायन मिलकर के बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक तो इसमें धातु है और एक है धातु है। धातु और धातु ने अभिक्रिया करी,
और इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड बनकर के है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है, यानी नमक कह लो या साल्ट कह लो, लवण है ये, ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड भी बन सकता है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई, या यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग सारणी में, अब मैग्नीशियम में कितने हैं? 12 है टोटल, 2 8 2, तो 12 है मैग्नीशियम में। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में 2 एक्स्ट्रा रहेंगे जी। क्लोरीन में 1 ही एक्स्ट्रा था, 1 की कमी है, तो केवल 1 ही रह सकता है। अगर ये दूसरा भी, अगर हम रिएक्शन, ये रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम और क्लोराइड एक दूसरे से, तो ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा भाई? एक मैग्नीशियम पे 2 क्लोरीन जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन वाला तो 1 ही कम है इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम तो हो गया 2 पॉजिटिव, और ये क्लोरीन हो गया 1 नेगेटिव, और 2 बार है ये क्लोरीन, तो इसलिए 2 बार लिख दिया, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ 2 लगाने की बजाय आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो MgCl2, ठीक है। बीच में ये वाला स्टेप डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो MgCl2 भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये धातु, ये अधातु, लवण बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो अब यहाँ बात आती है, क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना इसको। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो विपरीत आयन होने के कारण ही ऐसा होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। विपरीत आयनों का ये सेट है, ठीक है। ये आयन के रूप में, ये अणु के रूप में नहीं मिलेगा हमको, ये तो हमने जब रिएक्शन करवाई है उसके बाद ये हमको मिला है आयनों का समुच्चय, एक सेट है आयनों का। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड ले सकते हो आप, तो हमने मैग्नीशियम क्लोराइड का पहले ही करके दिखाया है। अब आगे टॉपिक आता है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के क्या इनकी खासियत है। जो आयनिक यौगिक है, जैसे ये आयनिक यौगिक बन के आ गया, ये भी आयनिक यौगिक बन करके आ गया, इनकी क्या खासियत है। तो यहाँ से हमें एक तो ये पता चला, जब धातु और अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया कर रही है तो लवण बनेगा और जल की प्राप्ति होगी। लवण मेनली बन करके आएगा। तो देखें अब ध्यान से इसमें आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। क्योंकि ये आयनिक यौगिक धातु और अधातु से मिलकर के बने हैं, तो इनके गुणधर्म कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो धातुओं से मैच करेंगे, कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं जो अधातुओं से मैच करेंगे, कुछ इनके कॉम्बिनेशन से एक्स्ट्रा गुणधर्म भी मिले होंगे। तो देखें आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। आयनिक एवं धन आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं, क्योंकि इनमें एक तरफ तो धनायन एक तरफ ऋणायन है, तो ये ठोस आकर्षण बल के कारण, ज़्यादा आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये ज़्यादा ठोस होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये यौगिक कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो चीनी के क्रिस्टल, इन पे जब हम दाब डालते हैं तो ये भंगुर यानी टूट जाते हैं। नमक के क्रिस्टल आप लोग देख सकते हो, जो थोड़ा मोटा नमक होता है उसके क्रिस्टल जब हम उसके ऊपर दबाव लगाते हैं तो वो चूरा हो जाता है उसका, ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी आयनिक यौगिकों को
तोड़ने के लिए, यानी इनका गलनांक, गलनांक का अर्थ ये हुआ कि इनको पिघलाना और इनको गैस अवस्था में बदलने में बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता रहेगी इसमें। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। तो ये किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। ये विद्युत संयोजक यौगिक जो सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, ये केरोसिन के तेल में, पेट्रोल, इनमें ये नहीं घुल पाते हैं। ठीक है। आगे विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। तो आवेशित कण तो इसके अंदर, इनके अंदर मौजूद है। आयनिक यौगिकों में जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या उपस्थित होएगा? जल मौजूद होता है। तब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन ये जब जल में घुले हुए होंगे तो ये पक्का विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। तो ठोस अवस्था में तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे आयनिक यौगिक, लेकिन ये गलित अवस्था में, जब ये पिघली हुई अवस्था में होंगे तो ये जरूर विद्युत का चालन करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो ये था टॉपिक किस प्रकार से आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में भौतिक प्रकृति आपने पढ़ी, गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में पढ़ा, घुलनशीलता के बारे में पढ़ा, विद्युत चालकता के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है, इसके साथ चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसके जो लास्ट के 2-3 टॉपिक दे रखे हैं वो सिलेबस से कट चुके हैं इस साल के लिए, सिर्फ अगले साल ये के लिए नहीं है। ये जो कटिंग हुई है सिलेबस में वो सिर्फ इसी साल के लिए हुई है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बंद करिए भाई इसको, ऊपर वाला बटन दबाइए।